हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 के बारे में। यहाँ पर देखिए, जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अब एलटी ग्रेड में प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होंगे। प्रीलिम्स में टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस जीएस के एंड 120 क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मीन्स इसमें भी दो सब्जेक्ट होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री है तो 60 क्वेश्चन आएंगे आपके ज्योग्राफी से और 60 हिस्ट्री से। अगर आपका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटी है तो आपके 60 क्वेश्चन हिस्ट्री से और 60 पॉलिटिकल साइंस या यूं कहें सिविक्स से आएंगे। या आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है तो 60-60 इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और 30 कॉमन रहेंगे किसके, जीएस वाले पोर्शन के, जिसमें मैथ भी इंक्लूड होता है। 5 क्वेश्चन मैथ, 5 या 4 सॉरी इतने क्वेश्चन जी मैथ के होते हैं। एक दो रीजनिंग का भी डाल देते हैं एंड जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस लगाकर 30 क्वेश्चंस यहाँ पर जीएस के आएंगे। उसके बाद मेंस का प्रोसीजर होता है, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर अब देखिए 2018 का हम यहाँ पर ज्योग्राफी वाला पोर्शन कराएंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी में आए थे, एक एक कर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा असत्य है, इनकरेक्ट है। कुछ थ्योरी दी गई है, उनके सामने स्कॉलर्स के नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इनकरेक्ट और करेक्ट ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। आप करेक्ट मानकर जल्दी जल्दी में सही कर लेते हो और बाद में देखते हो तो गलत हो जाता है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी की अगर बात करें तो ये दी गई क्रिस्टोलर के द्वारा कब, 1933 में। अब देखिए, ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है किसको, जो साइज है, नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका, सेटलमेंट्स का। ये किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट्स विद इन एन अर्बन सिस्टम। जो सेटलमेंट अर्बन एरिया में है, अर्बन सेटलमेंट अर्बन सिस्टम में है, उनको ये क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टोलर 1933, ये तो सही है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी की बात करें, वेबर के द्वारा दी गई, लॉस के द्वारा, पैलेंडर के द्वारा, ठीक है, हुवर के द्वारा, इसार्ड के द्वारा, ठीक, तो स्मिथ के द्वारा। लेकिन यहाँ पर नाम किसका है, वेबर का है, तो ये भी सत्य है। तो सातों की सातों थ्योरी जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है 7-8 याद रखना, और जो हमने ज्योग्राफी की सीरीज कराई हुई है उसमें आप देख सकते हैं। रैपिड रिवीजन भी कराया हुआ है और मैराथन वीडियोस भी कराई हुई हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में सारी थ्योरीज बताई हुई हैं। तो वेबर ने ये थ्योरी कब दी, 1909 में, और ये ट्रांसलेट इंग्लिश में कब हुई थी, 1929 में। वहीं बात करें एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी की, वोन थुनन के द्वारा 1826 में दी गई। कब, 1826 में वोन थुनन के द्वारा, ये ध्यान रखना है। रिटेल ग्रेविटेशन लॉ की अगर बात करें तो ये आंसर ही सत्य है, मींस इनकरेक्ट है। रिटेल ग्रेविटेशन लॉ BJL बेरी के द्वारा ना दिया गया, ये दिया गया किसके, रीले के द्वारा। किसके द्वारा, रीले के, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उस पर ये रिलेट करता है, उससे संबंधित है। रीले ने 1931 में ये रिटेल ग्रेविटेशन लॉ दिया था। ठीक है जी, ध्यान रखना है रिटेल ग्रेविटेशन लॉ। और इससे ही संबंधित जीके जिप का भी इनवर्स रिलेशनशिप लॉ है, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नियरेस्ट नेबर रेशियो ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स इज 1.74 द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विल बी। ठीक है, अगर नियरेस्ट नेबर रेशियो
सेटलमेंट्स का कितना है 1.74 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होगा, यदि एक अधिवासों के समूह का निकट पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप होगा। अब देखिए ध्यान से सुनना है, अगर R इज इक्वल टू 0 है तो क्लस्टर्ड होगा। क्लस्टर्ड आप इसको गुच्छित या केंद्रित भी बोल सकते हैं। अगर R की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या होता है, रैंडम होता है। क्या होता है, परफेक्टली रैंडम। और अगर R की वैल्यू 2.15 है तो ये क्या होता है, परफेक्टली यूनिफॉर्म, या यूं कहें परफेक्टली रेगुलर होता है। ठीक है जी, परफेक्टली यूनिफॉर्म या परफेक्टली रेगुलर यानी समरूप होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 1.74 पूछा है तो ये 1 के नियरेस्ट करीब ज्यादा रहेगा या फिर 2.15 के। तो सीधी सी बात है 2.15 के ज्यादा क्लोज है। तो ये क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म या रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म या रेगुलर, लेकिन यह अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म बोला है, मीन्स लगभग बोला है। तो लगभग वाला ज्यादा सही होगा क्योंकि बिल्कुल तो है नहीं, परफेक्टली तो है नहीं। अगर 2.14 होता तो यूनिफॉर्म लगाते, लेकिन 1.74 है तो अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग समरूप। क्लियर जी, ये तीनों वैल्यू याद रखना है। R इज इक्वल टू 0 क्लस्टर्ड, R इज इक्वल टू 1 रैंडम एंड R इज इक्वल टू 2.5 यूनिफॉर्म या रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी रिप्रेजेंट्स द स्टेज ऑफ लो ग्रोथ। अब देखिए इसको ध्यान से देखना है आपको। अगर देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपको दिखाएं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये आपको पता होगा, थॉमसन एंड नोटस्टीन के द्वारा। थॉमसन ने ये थ्योरी कब दी, 1929 में। थॉमसन ने ये थ्योरी 1929 में दी, लेकिन 1945 में ये नोटस्टीन के द्वारा मॉडिफाइड की गई। ये भी ध्यान रखना है, नोटस्टीन। ठीक है, शुरू में इसमें 3 स्टेज बताई थी थॉमसन और नोटस्टीन ने। फोर्थ स्टेज जो थी, फोर्थ स्टेज किसके द्वारा ऐड की गई, फोर्थ स्टेज कार्ल साक्स के द्वारा, एंड फिफ्थ स्टेज सीपी ब्लैकर के द्वारा ऐड की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सीपी ब्लैकर के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, ये 4 स्टेज दी गई हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में स्टेज ऑफ लो ग्रोथ, ठीक है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अल्प विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है। अब देखिए यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे, अर्ली एक्सपेंडिंग में ग्रोथ अच्छी खासी है। ग्रोथ कब होती है, ग्रोथ हम कब बोलेंगे, जब बर्थ रेट ज्यादा होगा। बर्थ रेट ज्यादा होगा किससे, डेथ रेट से। तो बर्थ रेट यहाँ आई है और इसमें भी हाई है, तो सेकंड और थर्ड तो होगा नहीं, ना तो सेकंड होगा ना ही थर्ड होगा। अर्ली एक्सपेंडिंग और लेट एक्सपेंडिंग को आप काट दीजिए, अर्ली एक्सपेंडिंग और लेट एक्सपेंडिंग ये तो आएगा ही नहीं। अब बचता है सी और डी। अब देखिए यहां पर भी क्या है, हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी हाई है, लेकिन यहां पर बर्थ रेट ऊपर है थोड़ा, डेथ रेट हालांकि डाउन हुआ है, दोनों चीजें फोर्थ स्टेज में। लेकिन अगर देखें करीब से तो बर्थ रेट इसमें ऊपर दिखाई दे रहा है डेथ रेट के मुकाबले थोड़ा, तो इसमें आंसर हाई स्टेशनरी होगा। इसका आंसर क्या होगा, हाई स्टेशनरी। अब देखिए सी भी हो सकता है, डी भी। अब कमीशन ने क्या माना था, क्या इसका सही आंसर है, लेकिन अगर ग्राफ में देखें तो इसका सुटेबल आंसर डी लगता है। बाकी आप कमेंट कर सकते हो सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। हमारे हिसाब से और जो डायग्राम है उसके हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। ठीक जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज वॉज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन 2017। अब एग्जाम 18 में हुआ था
तो सीधी सी बात है, 1 साल पहले का डेटा पूछ लिया 17 का। अगर आप 25 में या 26 में एग्जाम दे रहे हो, अगर 26 में हुआ, ठीक है, तो 25 तक का डेटा आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप रिलेट कर कर सारी चीजें देखना है, जो भी कि क्रॉप्स में कौन सा कंट्री ऊपर है, मिनरल्स में, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, और पॉपुलेशन का डेटा। तो 17 में इसका सही आंसर था क्या, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूएई, ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पैसिफिक कल्चरल रीम। अब देखिए यहाँ पर कल्चरल रीम से रिलेटेड है, तो ये डिवीजन किसने किया था कल्चरल रीम का, ब्रूक एंड वेब के द्वारा किया गया। ब्रूक एंड वेब ने 4 मेजर एंड 2 माइनर, या यूं कहें 4 मेजर और 2 मीजो भी बोल सकते हैं या माइनर भी बोल सकते हैं, इन रिम में डिवाइड किया। 4 मेजर में आपका कौन कौन सा आता है, लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। ऑक्सीडेंटल, इस्लामिक, ऑक्सीडेंटल, इस्लामिक, इंडिक एंड फोर्थ वन इज ईस्ट एशियन, ईस्ट एशियन। और 2 मीजो में कौन कौन से आते हैं, 2 मीजो में एक तो साउथ ईस्ट एशिया आता है, कौन आता है, साउथ ईस्ट एशिया, और एक आता है आपका मीजो अफ्रीका, या यूं कहें मीजो अफ्रीका या सब सहारा, ये आते हैं आपके माइनर वाले या मीजो वाले। तो यहाँ पर पैसिफिक कल्चरल रीम से रिलेटेड पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये पैसिफिक से रिलेटेड है। जो मलाय रीम है, मलाय रीम, ये पैसिफिक कल्चरल रीम में नहीं आएगा, ये आएगा किसमें, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीम में, ठीक है जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मलय परिमंडल, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ओरिजिनेटेड इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश में, तराई क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। गोंड की अगर बात करें, ये देखी जाती है एमपी के क्षेत्र में और कुछ छत्तीसगढ़ वाले भाग में। नागा, ये नाम से ही पता लग रहा है, नागालैंड में। और टोडा पाई जाती है कहाँ, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत पर। अब नीलगिरी यहाँ मेनली ये तमिलनाडु में पाई जाती है। नीलगिरी जो है 3 राज्य में फैला हुआ है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। थारू इसका सही आंसर होगा। जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है, कहाँ, यूपी एंड उत्तराखंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है थारू जनजाति से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011। 2011 में किस यूनियन टेरिटरी का साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी। अगर पुदुचेरी की बात करें तो 86.55% थी लिटरेसी रेट 2011 में। चंडीगढ़ की 86.05% थी। और अगर बात करें दमन एंड दीव की 87.07। देखिए 2011 में दमन एंड दीव अलग था एंड दादरा एंड नागर हवेली अलग था, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो 91.85% था। तो आप ही इसका आंसर अब बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर करंट डेटा की बात करें तो 3 ऐसे स्टेट हो गए हैं, 3 स्टेट्स जिनकी 100% लिटरेसी रेट हो गई है। कमेंट में आप बताइए 100% लिटरेसी रेट वाले 3 स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है, तो कमेंट कर कर आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल एग्रीकल्चरल एरिया, ठीक है, यहां पर बोला गया है टोटल पॉपुलेशन टू टोटल एग्रीकल्चरल एरिया, लिखे देते हैं टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना है किससे,
टोटल एग्रीकल्चरल एरिया से। तो कौन सी डेंसिटी है? जब हमने आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी कराया था वहां पर चारों तरह की डेंसिटी बताई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चरल आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी एग्रीकल्चरल कर दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसमें हमने आपको क्या बताया था? टोटल रूरल पॉपुलेशन बताया था ना, टोटल रूरल ग्रामीण जनसंख्या, टोटल रूरल पॉपुलेशन अपॉन में एरिया ऑफ अरेबल लैंड। तो ये था आपका एग्रीकल्चरल डेंसिटी। तो गलत मत कर लेना। अगर रूरल पॉपुलेशन की बात आए, टोटल रूरल पॉपुलेशन अपॉन में एरिया ऑफ अरेबल लैंड, तो वो है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। और ये क्या हो जाएगी? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एग्रीकल्चरल एरिया। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित कौन सा प्रदेश या शहर नहीं है? अब देखिए, ध्यान से देखना है, डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। ये डायग्राम है आपके सामने, ये वाला नहीं, इससे नीचे वाला, ये वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 बड़े बड़े शहर, दिल्ली, ऊपर की साइड आएगा दिल्ली, इधर आएगा मुंबई, यहाँ पर आएगा क्या आपका? दिल्ली, मुंबई, फिर यहाँ पर आएगा चेन्नई और यहाँ पर आएगा कोलकाता। तो ये 4 बड़े शहर हैं, महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था बेलगाम, सूरत, गुंटूर और नागपुर, बेलगाम, सूरत, गुंटूर और नागपुर। तो देखिए, नागपुर की अगर बात करें, महाराष्ट्र में वेस्ट साइड में नहीं है नागपुर, नागपुर एक अलग ही साइड आ जाता है, तो इधर की साइड आता है, इसलिए नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शहर इस पर आते हैं, तो सही आंसर इसका क्या? ऑप्शन डी, नागपुर हो जाएगा। अगर पुणे होता, पुणे तो आता है, ठीक है, पुणे आता है, नागपुर नहीं आता, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी बेलगाम, सूरत, गुंटूर ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आप देखिए, राज्य दिए गए हैं और यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपाटानी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर अरुणाचल की बात करें, अरुणाचल में मिसमी, नईसी, आपाटानी, सिंगपो ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। हंसी पीपल कश्मीर। अब ये देखिए, जब हम आपको सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी करा रहे थे तो बताया था हंसी पीपल जो कि पानी में रहते हैं, वाटर ड्वेलर्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में। तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक लाइन आपको पढ़कर जानी है। हंसी बिल्कुल सही। नागालैंड में हो नहीं, हो कहाँ पाए जाते हैं? हो झारखंड में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट पूछा है ना, तो और गारो खासी जयंती मेघालय में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे रिलेट करना है आपको, ठीक है जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पर एकड़ शुगरकेन प्रोडक्शन? इनमें से किस राज्य में हाईएस्ट पर एकड़ शुगरकेन प्रोडक्शन होता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है? सबसे ज्यादा अगर गन्ने की बात करें तो गन्ना सबसे ज्यादा यूपी और महाराष्ट्र में होता है पैदावार इसकी। यूपी और महाराष्ट्र में पैदावार ज्यादा होती है। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी की मीन्स प्रति एकड़ कहाँ पर ज्यादा होता है? तो भैया वो तमिलनाडु में होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सुटेबल है, ठीक है, सारी चीजें सुटेबल है, इसलिए प्रोडक्टिविटी, जमीन भी अच्छी खासी है, तो इसलिए वहाँ पर एकड़ पर गन्ना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूपी और महाराष्ट्र। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है। अगर केगा की बात करें, केगा कहां पर है, कर्नाटका में, लिख लीजिए, इनको पूछ लिया जाते हैं, कर्नाटका में। कलपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम कहां पर है, तमिलनाडु में। काकरापार ये कहाँ है, गुजरात में, काकरापार गुजरात में। कुदानकुलम ये भी तमिलनाडु में है। नरोरा की बात करें, नरोरा, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये याद रख लेने हैं, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब पूछा है इनमें से सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, कुदानकुलम, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। करेक्ट आंसर इसका कुदनकुलम हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ मोनोपोली इन जिप्सम प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में नियरली 80% से ज्यादा जिप्सम पाया जाता है। और राजस्थान में भी जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, जिसमें श्री गंगानगर और आपका नीचे की तरफ देखेंगे हनुमानगढ़ एंड बाड़मेर वाला, बीकानेर वाला थोड़ा क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जिप्सम पाया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जिप्सम में सबसे ज्यादा एक अधिकार किस राज्य का है, राजस्थान का। ध्यान रखना है, एरिया भी ध्यान रख लेना, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में। नाथुला पास किस राज्य में है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिक्किम में है, जो कि जोड़ता है किसको, सिक्किम, नेपाल और चाइना को। ठीक है जी, ध्यान रखना है नाथुला। और एक और दर्रा है जेलेपलो, ये भी कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, ये भी कहाँ है, सिक्किम में। आसाम और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दर्रे देखने को या पास देखने को मिलते नहीं है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी हैं, जैसे बनिहाल पास है, बनिहाल पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और भी पास है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रूरल और अर्बन सेक्स रेशियो पूछ लिया है। अगर देखिए सेक्स रेशियो देखा जाए 2011 जनगणना के अनुसार भारत का 943 है। ठीक है, और 943 में से 949 कहाँ का है, रूरल है, और 929 अर्बन है। ठीक है जी, ग्रामीण 949। अब आप कहोगे सर शहरी लोग तो पढ़े लिखे माने जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर इतना कम क्यों है, क्योंकि भैया जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग माइग्रेट करते हैं, शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए, और वहीं बस जाते हैं कुछ, तो इसलिए अर्बन सेक्स रेशियो कम है एज कंपेयर टू रूरल सेक्स रेशियो। ठीक, ध्यान रखना है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, टोटल भारत में कितने, 18, एक एक कर दिखा देते हैं आपको, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ट्राइब्स, मेजर ट्राइब्स एक बार देख लेना है। अंडमान निकोबार में जारावा, ओरांग, ओंगे, सेंटली, सोमपेन। और क्वेश्चन में क्या आया था वहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश आया था ना। तो यहाँ पर आपा टानियाबो, डफला, गैलोंग, मोम्बा, सिंगपो, ये सब आती हैं। हो की बात करें, जो गौंड्स हैं और बीर होर्स हैं, भूमजी, खारिया, मुंडा, संथाल, सारवार, ये यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक बार नज़र दौड़ा लेना। बाकी ये पीडीएफ आपको दोनों शेयर कर दी जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। अब देखिए कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, ध्यान से देखते जाना है। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। ठीक है, नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। अगर ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, नंबर 3। यहाँ पर पन्ना और पंचमढ़ी ये एमपी में है, पन्ना और पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र में भी है, लेकिन
यहाँ पर MP ही याद रखना है। कितने हो गए? 5। कंचनजंगा सिक्किम में है। 6। यहाँ पर दिबांग वैली कहाँ पर है? अरुणाचल में। 7। डिब्रू सैखोवा ये भी अरुणाचल में। 8। मानस कहाँ है? आसाम में। 9। नोकरेक मेघालय में। 10। ठीक है जी, 10 हो गए। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। 11। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। 12। ठीक है, कितने हो गए? 12 हो गए। शेषाचलम ये कहाँ है? आंध्रा में। 13। नीलगिरी 3 राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। नीलगिरी 14 नंबर का हो गया। कितना हो गया? 14। फिर से लिखे देते हैं, यहाँ पर थोड़ा कटिंग टाइप हो गई है। तो नीलगिरी 14 है। गल्फ ऑफ मन्नार 15 है। गल्फ ऑफ मन्नार कितना है? 15। ग्रेट निकोबार कितना है? 16 है। कितना हो गया? 16। सुंदरवन नेशनल पार्क 17 है। एक और बचता है, एक क्या छूटा? ठीक है, नजर दौड़ा लेते हैं एक बार और सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। ऊपर से कोल्ड डेजर्ट की बात करें, नंबर 1। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नंबर 2। ठीक है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए एक यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, ये 18। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार हमारा ये तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पर 18 ध्यान रखना, 18 के 18 बायोस्फीयर रटे होने चाहिए आपको। ठीक है, अगर कभी भी एग्जाम में आए तो आप बता देना है। ठीक जी, क्वेश्चन में क्या था? अक्षत्यमलाई सीधा सीधा केरला में है, याद रखना है। बाकी सारे हमने आपको बता ही दिए कहां पर क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिवर ऑफ द अवध प्लेन? अवध प्लेन किस वाले एरिया को बोलते हैं? जो लखनऊ के आसपास वाला एरिया है उसको अवध प्लेन हिस्ट्री में बोला जाता था, अवध प्रदेश। ठीक है, उसको अलग करने की मांग भी हुई थी एक बार की, यूपी को 4 अलग अलग राज्य में डिवाइड कर दो, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, वो अलग बात है। 4 पार्ट में यूपी बेसिकली डिवाइड किया जाता है। हरित प्रदेश जो कि वेस्ट यूपी है, अवध वाला बीच वाला पार्ट है, और बुंदेलखंड वाला जो साउथ यूपी है, बुंदेलखंड जिसमें आपका हमीरपुर, बांदा ये सब आ जाते हैं, और पूर्वांचल जो ईस्ट वाला पार्ट है। तो अवध की पूछिए, अवध की यहाँ पर मेजर रिवर कौन सी है? यमुना, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में बहती है। सोन, गंडक ये कहाँ? बिहार में बहती है। घाघरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, घाघरा। सॉरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट स्पॉट्स इज नॉट लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स? अच्छा क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट्स हैं। 4 हॉट स्पॉट्स, चारों के नाम याद रख लीजिए। पहला वेस्टर्न घाट है, पहला वेस्टर्न घाट्स। दूसरा अगर बात करें हिमालय रीजन, दूसरा क्या है? हिमालयन रीजन। एक एक कर लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट, हिमालयन। थर्ड आपका आ जाएगा क्या? इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। एंड फोर्थ आ जाएगा आपका सुंडालैंड। क्या आ जाएगा? सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार वाला पार्ट है वो सुंडालैंड में आता है। वेस्टर्न घाट जब जो ये वाला पार्ट है ये वेस्टर्न घाट है। तो इसमें पूछा है कि नॉट लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट में नहीं आता। अन्नामलाई आता है, नीलगिरी आता है, और साइलेंट वैली जो केरल में है वो भी आता है। सुंदरवन ये नहीं आता। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंडालैंड किस में आता है बताइए? इंडो बर्मा में आता है या सुंडालैंड में आएगा? ठीक है, कमेंट में बताना है इसका आंसर कि किस में आएगा। सुंडालैंड इंडो बर्मा में आना चाहिए या सुंडालैंड में आएगा, बताइए। नेक्स्ट 19। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट को किसने डिवाइड किया? सीधा सीधा आंसर है चैंपियन के द्वारा ये डिवाइड किया गया था 1936 में। ठीक है, क्लासिफिकेशन याद रखना है, चैंपियन ने किया था 1936 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है? इनमें से कौन सी गर्म जलधारा? ब्राजील धारा और कैनरी करंट या कनाडी धारा?
लेब्राडोर धारा या बेंगुला धारा? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? अब देखिए ध्यान से सुनना, कैनरी, लेब्राडोर, बेंगुला ये तीनों कोल्ड करंट हैं और जो ब्राजील करंट है ये गर्म करंट है। दिखा देते हैं एक बार आपको डायग्राम में, ध्यान से देखना है। लेब्राडोर कोल्ड करंट है, ठीक, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, ग्रीनलैंड कोल्ड करंट है, कैनरी कोल्ड करंट है, बेंगुला कोल्ड करंट है, पेरू या हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट है, ओयासियो कोल्ड करंट है। ठीक है जी, तो ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 कोल्ड करंट है, ऐसे याद रख सकते हैं, और बाकी वार्म करंट है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका? ब्राजील पूछा, ब्राजील यहाँ देखिए ये गर्म करंट है। ठीक है जी, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्राजील। नेक्स्ट 21वां पूछा है, द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड होता ही होता है। तो जो सबसे बड़ा मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट है, ये पाए जाते हैं कहाँ? आर्कटिक महासागर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? आर्कटिक ओशियन में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? किस झील की लवणता सर्वाधिक है? अब यहाँ पर ऑप्शन में 4 झील दी गई हैं। लेक टिटिकाका जो कि ऊंचाई पर है, लेक वैन ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? तुर्की में। लेक विक्टोरिया और लेक बैकाल, ये बालका से लिखा है, वैसे बैकाल है, जो कि कहाँ है? रशिया में है। ये तो मीठे पानी की है, तो ये तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो लेक वैन कहाँ पर है? टर्की में है। सबसे ज्यादा इस पर खारापन देखने को मिलता है। खारापन या सैलिनिटी हम कैसे मापते हैं? देखिए पार्ट्स पर 1000 मीन्स 1000 लीटर में कितनी सैलिनिटी, कितनी सैलाइन, कितना नमक है, वो नापा जाता है, उसी से सैलिनिटी नापी जाती है। परसेंटेज मत लगा देना, परसेंटेज का मतलब होता है 100 मीन्स 100 लीटर में अगर सैलिनिटी देखते तो वो परसेंटेज होता। ठीक है, ये होता है सैलिनिटी, तो ये ध्यान रखना है इस तरह से। ठीक, यहाँ पर नीचे 2 0 ऊपर 1 0, तो ये ध्यान रखना है, पार्ट्स पर 1000। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फेयर? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये हमारा साउथ हेमिस्फेयर है। यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर में दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सी करंट फ्लो करती है? मैप दिखाते हैं, आप अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, ये इनसे हमें कोई वास्ता नहीं है क्वेश्चन में, इनसे वास्ता है क्वेश्चन में। ये पूछा है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सी जाती है? कैनरी नहीं जाती, लेब्राडोर नहीं जाती, कैलिफोर्निया नहीं जाती, ओयासियो नहीं जाती, कुरोशियो और अलास्का ये 2 जाती हैं। देख लेते हैं, ये है कुरोशियो भी है, अलास्का भी है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन बी माना था कमीशन ने, तो ऑप्शन बी, जो कि दोनों गर्म जलधारा हैं। क्यूरिल करंट को ओयासियो करंट भी बोलते हैं, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ओयासियो और कैलिफोर्निया ये ठंडी जलधारा है, कुरोशियो और अलास्का ये क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, वार्म करंट है। ठीक है, कुरोशियो और अलास्का एक बार फिर देख लेना। अलास्का ये रहा, ये भी तो एक तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन सही एग्जैक्ट ये माना है क्योंकि ये यहाँ पर जो जापान वाला पार्ट है इधर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट इज फाउंड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन? ओशियन के डीपेस्ट पार्ट में यहाँ पर क्या पाया जाता है? रेड क्ले पाई जाती है। ठीक है, रेड क्ले का इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की मात्रा, और ये गहराई पर देखने को मिलता है ओशियन में। अगर बात करें, देखिए ओशियन डिपॉजिट्स की, ओशियन डिपॉजिट्स, इस पर हमने एक पूरा चैप्टर कराया हुआ है आपको। ओशियन डिपॉजिट्स
इसमें पेलेजिक, नेरेटिक सब बताए हैं। पेलेजिक में हमने आपको 2 पार्ट में भी डिवाइड किया था, एक कैलकेरियस और एक सिलिशियस। कैलकेरियस और एक सिलिकेरियस, ठीक है जी। तो कैलकेरियस और सिलिरियस ये 2 पार्ट में, फिर कैलकेरियस भी बताए थे, ट्रिक भी बताई थी इसकी, पीजी और टेरोपोड और ग्लोब्सरीना, और ये आरडी बताया था, ठीक है, रेडियो लिरीन और डायटम। तो इस तरह से सारा हमने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कराया था, देख सकते हैं। अगर ये आपको लगता है कि आपको आता नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ओशियनोग्राफी की एक अलग से बनी हुई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशियन। साउथ अटलांटिक ओशियन में कोल्ड करंट, अब देखिए कोल्ड करंट कौन कौन से हैं। ब्राजील कोल्ड करंट नहीं है, नन है, बेंगुला है, अगुला भी गर्म है, बेंगुला इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर बेंगुला ये साउथ अटलांटिक में है, बाकी अगुला वैसे भी इंडियन में है, और यहाँ पर गर्म जलधारा है, वैसे ही कट जाएगा ये तो, ठीक है। ब्राजील गर्म जलधारा है, ठीक है। आपको जलधाराएं पता होनी चाहिए कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाजिक डिपॉजिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। आगे ना पेलाजिक डिपॉजिट, जैसा कि हमने बताया ओशियन डिपॉजिट अलग अलग टाइप से डिवाइड होते हैं, उनमें एक पेलाजिक डिपॉजिट भी होता है। 2 पार्ट में डिवाइड कर कर बताए थे अभी हमने, कैल्सेरियस, सिलिशियस, ठीक है। तो ये जो होते हैं पेलाजिक डिपॉजिट, ये एलगी से प्राप्त होते हैं। पेलाजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं शैवाल से। किससे? शैवाल से, ध्यान रखना है। और बाकी ये देख लेना है एक्सप्लेनेशन, और प्लेलिस्ट देखना चाहो वो भी देख सकते हो। विच प्लेनेट हैज नो सैटेलाइट। किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? 2 ही ऐसे प्लेनेट हैं, मरकरी और वीनस। मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी सबके पास है। मार्स के पास 2 हैं, फोबोस और डिमोस। यूरेनस के पास अच्छी मात्रा में, नेपच्यून के पास भी अच्छी मात्रा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। द टर्म फिलामेंट इज यूज्ड इन। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सी थ्योरी में किया गया है? अब देखिए 4 थ्योरी है यहाँ पर, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर और डस्ट हाइपोथेसिस। तो ये थ्योरीज एक एक ध्यान रखनी है आपको। नेबुलर हाइपोथेसिस, देखिए पहले आती है गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट के द्वारा 1755 में दी गई। फिर नेबुलर हाइपोथेसिस आती है, नेबुलर हाइपोथेसिस ये लाप्लास के द्वारा, ठीक है। प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ये चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दी गई थी, चैम्बरलिन और मोल्टन के। टाइडल हाइपोथेसिस ये जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई थी, कब? 1919 में, और मॉडिफाइड की गई थी बाद में फिर जेफरे के द्वारा, ठीक है। ये हमें एक तरह से रट क्यों गई है, क्योंकि ये बार बार आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। ये आपको थ्योरी जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज थी वहाँ अलग से पढ़ाई, एक एक कर कर सारी थ्योरी अलग अलग से पढ़ाई है, चाहे आप देख सकते हैं नीचे जाकर, सबसे पहली ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर रिवीजन वीडियो में भी कराएं, इसलिए याद हो गई। गैसियस हाइपोथेसिस, कांट, नेबुलर हाइपोथेसिस, लैप्लास, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स एंड जेफरे, ठीक है। और इसके बाद सुपर नोवा हाइपोथेसिस रसल की, इंटरस्टेलर ये ओटो इसमिड की है, किसकी? ओटो इसमिड। तो ये सारी आपको थ्योरी याद रखनी है, ठीक है जी। सुपरनोवा हाइपोथेसिस शायद बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है रसल की, तो और सुपरनोवा देखनी पड़ेगी। बिग बैंग ये जॉर्ज लेमेट्रे की, ये सारी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो फिलामेंट किस थ्योरी में था? ये था ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस में, ठीक है जी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी है। एक सिगार टाइप निकलता है, 2 जब प्लैनेट टकराते हैं
तो उसी को फिलामेंट बोला है। उसी से जो हमारे प्लैनेट है वो निकलते हैं, ठीक है, इसी फिलामेंट से। तो यही बोला था कि जो हमारे प्लैनेट हैं वो इस फिलामेंट से ही बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। द मास ऑफ गैस एंड डस्ट एमिटेड बाय स्टार्स इज कॉल्ड, इसको सीधा सीधा नेबुलर बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट हूँ प्रपोज द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, आ गया क्वेश्चन। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ओटो स्मिड के द्वारा ये थ्योरी दी गई 1943 में। 1943 में ओटो स्मिड एक रशियन साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे ओटो स्मिड। 1943 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। किसने कहा लैंडफॉर्म आर अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल है? सीधा सीधा WM डेविस के द्वारा दिया गया। इनकी थ्योरी टाइम डिपेंडेंट थी। टाइम डिपेंडेंट किसकी थ्योरी? WM डेविस की, ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको ही क्रिटिसाइज कर फिर वोल्थर पैंक ने दी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। वोल्थर पैंक इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में दिए, ओफस्ती जिंदे अबस्ती जिंदे, ठीक है, एंटिक विल्लुंग, ये डेवलपमेंट को बोला था। ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं, फिर आप कहोगे कि एंटिक विल्लुंग कहाँ से पूछ लिया, ओफस्ती जिंदे कहाँ से पूछ लिया, ग्लीच फॉर्मिंगे, अबस्ती जिंदे, ये सारे ध्यान रखने हैं, ये वोल्थर पैंक के हैं। और वोल्थर पैंक किसके बेटे? एल्ब्रेस्ट पैंक के बेटे थे। दोनों पिताजी और बेटे ने जियोमॉर्फोलॉजी में अपना योगदान दिया है, ठीक है। क्रीक में ये भी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है और स्ट्रोलर भी जियोमॉर्फोलॉजी से ही संबंधित है। स्टोन लैटिस आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, स्टोन लैटिस निम्न में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये देखिए, पत्थर होता है, एक तरह से पत्थर होता है, इस पर हवा लगती है तो रगड़ लगती है। जब पत्थर पर रगड़ लगती है हवा की, तो हवा इसको क्या है, काट देती है, मीन चिकनापन भी ला देती है काट काट कर। तो ये क्या है, स्टोन लैटिस इसको बोलते हैं। तो किस एक्शन के द्वारा ये निर्मित होते हैं? विंड के द्वारा निर्मित होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हूं प्रपोज द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हैरी एस की अगर बात करें, इन्होंने क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक। जो मॉर्गन थे ये रिलेटेड है प्लेट टेक्टोनिक से। प्लेट टेक्टोनिक से और भी नाम है, जैसे मॉर्गन हो गए, ठीक है, मैकेंजी हो गए, मैकेंजी, पार्कर हो गए, मैकेंजी पार्कर, ठीक, टूजो विल्सन हो गए। जो प्लेट टर्म है वो टूजो विल्सन के ही द्वारा दी गई है, ये भी ध्यान रखना है। टूजो विल्सन इनके द्वारा प्लेट टर्म दी गई, ये ध्यान रखना है। तो ये सब प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मॉर्गन, WJ मॉर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन आर्क्वेट डेल्टा, धनुषाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी तो हो नहीं सकता, वो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा। अब देखिए इसमें गंगा और नाइल, आर्क्वेट डेल्टा दोनों ही नदी बनाती हैं, गंगा और नाइल। बी और सी दोनों इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल एक्शन, से कौन सा लैंडफॉर्म, ग्लेशियल इरोजन, आप देखिए शब्द याद रखना है, इरोजन और डिपोजिशन, डिपोजिशन, अपरदन और निक्षेपण। अपरदन इरोजन को बोलते हैं, डिपोजिशन निक्षेपण को, ठीक है जी। तो इरोजन से कौन सा नहीं बनता? सर्क, नुनाटेक, हॉर्न, ड्रमलिन। सर्क, नुनाटेक और हॉर्न तीनों ये इरोजन से बनते हैं। ड्रमलिन डिपोजिशन से बनता है, जो ड्रमलिन है ग्लेशियल डिपोजिशन से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है,
ठीक है जी। तो ड्रमलिन ध्यान रखना है किससे बनता है, ग्लेशियल डिपोजिशन से, तो ध्यान रखना। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन द जेंटल स्लोपिंग डिपोजिशनल प्लेन बिटवीन पेडिमेंट और प्लाया के बीच में कौन सी शिथिलाकृति पाई जाती है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट और प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को बोला जाता है बजाडा। ठीक है जी, क्या बोला जाता है, बजाडा। ये कहाँ पाए जाते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोजनल लैंडफॉर्म, इनमें से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं है। कास्ट विंडो, डोलाइन, लेपीज, स्टेलेगमाइट। तो ये सारे देखिए जो कास्ट लैंडफॉर्म्स आप पढ़ते हो वहां पर आपको कास्ट विंडो देखने को मिलेगा, स्टेलेगमाइट, डोलाइन सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा है इरोजनल कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है पूछ लिए, इनडायरेक्टली ये हो गया कि डिपोजिशनल कौन सा है, बात वही है। कास्ट विंडो इरोजनल है, डोलाइन इरोजनल है, लेपिस इरोजनल है, स्टेलेगमाइट ये डिपोजिशनल है। जो केव इस तरह से होते हैं ना कास्ट में, स्टेलेगमाइट ग्राउंड से नीचे की तरफ को और स्टेलेगटाइट ये ऊपर से नीचे की तरफ को इस तरह से होते हैं। ये स्टेलेगटाइट है और ये स्टेलेगमाइट है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बताई थी। जी हुआ तो नीचे ग्राउंड पर है और स्टेलेगटाइट स्टेलेक्टाइट है। ठीक है, सी फॉर किलिंग मीन्स लटका हुआ, सी का मतलब है किलिंग लटका हुआ, तो ये ऊपर की तरफ होता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट नीचे की तरफ, दोनों ध्यान रखना डिपोजिशनल है। ठीक है जी, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फॉर्म्ड बाय द एब्रेसिव एक्शन ऑफ विंड। ठीक है, विंड के एब्रेसिव एक्शन से, अभी स्टोन लैटिस बताया था वही सही आंसर है, बाकी सब सैंड ड्यून, रिपल मार्क, लोएस ये सब डिपोजिशनल से बनते हैं, विंड के डिपोजिशनल एक्शन से बनते हैं। तो जो स्टोन लैटिस है वो इरोजनल का उदाहरण है। ठीक जी, तो ध्यान रखना है। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द पोलर फ्रंट थ्योरी, पोलर फ्रंट थ्योरी के प्रोपोनेंट कौन है। तो पोलर फ्रंट थ्योरी को वेव थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेव थ्योरी। ये थ्योरी 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, खत्म सा ही हो लिया था एक तरह से, तो तब ये थ्योरी दी गई थी पोलर फ्रंट थ्योरी, और ये दो भाई वी जर्कनीज और जे जर्कनीज के द्वारा दी गई थी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना 1918, इसको वेव थ्योरी भी बोलते हैं। दोनों भैया कहाँ के थे, नॉर्वे के थे, ये भी ध्यान रखना है, नॉर्वे के दोनों भाई थे, वी जर्कनीज, जे जर्कनीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एपोस इज नोन एज द ग्रेट आइस एज। अब भैया ग्रेट आइस एज नाम ही आता है प्लीस्टोसीन ग्रेट आइस एज, बस यहाँ लिखा नहीं, बाकी जुबान पर यही रहता है प्लीस्टोसीन आइस एज, प्लीस्टोसीन आइस एज। ठीक है, कहीं भी आप पढ़ोगे प्लीस्टोसीन आइस एज ही लिखा आएगा, तो सीधा सीधा आंसर इसका ऑप्शन बी ही है। ग्रेट आइस एज में गुंज, मिंडाल, रिस, वूम ये चारों थे ना, याद रखना है, गुंज मिंडाल रिस वूम। ठीक है, ये आइस एज के उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द बुक। पूछी है कि कौन सा इनमें से सत्य है। वारेनियस की बुक ज्योग्राफी का जनरलिसिस सीधा सीधा बी का थर्ड है, जिसमें बी का थर्ड है वो लगाइए, बाकी काट दीजिए, ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो बी का थर्ड ए में बच रहा है और 3 में। वहीं टोलमी की बात करें, आपको नहीं आती, या स्ट्रेबो की नहीं आती, रेड जेल की आती है, एंथ्रोपोजोग्राफी, डी का वन थर्ड में है, तो यही सही आंसर।
देखिए अगर आपको एक दो ही आते हैं तो एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है चारों ना आकर आप काटते रहना, जो जो आंसर बन नहीं रहा उससे आंसर मिल जाता है। अब मान लीजिए कंफ्यूजन थी आपको, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ठीक है, बाकी दो देख लीजिए, ज्योग्राफी है, जनरलिसिस, वारेनियस, रेड जेल, एंथ्रोपोजोग्राफी, सीधा सीधा आंसर मिल गया। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, हिंदी वाले यहाँ देख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, हिंदी में अभी दिखा देंगे, आप टेंशन न लेना। पैराडाइम टीएस कुन के द्वारा पढ़ाया हुआ है बिल्कुल अच्छे से, टाइम पीरियड से रिलेटेड है, कैसे कैसे ज्योग्राफी का डेवलपमेंट होता गया। पॉसिबिलिज्म, संभववाद, विडेल डी लावेला, उमलैंड, एंड्रेलिक्स, मेगालोपोलिस, जीन गोटमैन। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। चिंतन फलन, टीएस कुन, संभववाद, विडेल डी लावेला, अमलैंड, एंड्रेलिक्स एंड मेगालोपोलिस, जीन गोटमैन। 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फिर मैच करना है। फिजियोग्राफी नहीं पता आपको, अगर नहीं आता। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरमेंट, अगर आपने थोड़ा भी थॉट पढ़ा है और वहां पर ज्योग्राफिक एनवायरमेंट की बात आई है तो हमने बोला था जहां भी आए तो एलन चर्चिल सैंपल है और क्लाइमेट आए तो वहां पर हंटिंगटन है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही देखा जाता है। ठीक है जी। और पायनियर फ्रिंज, बोमैन, इसाहा बोमैन, जिनको क्या है रूजवेल्ट का ज्योग्राफर भी बोला जाता है। रूजवेल्ट का ज्योग्राफर इसाहा बोमैन को द पायनियर फ्रिंज इन्होंने ही लिखी। बचते एक है फिजियोग्राफी, सैलिसबरी, लगा दीजिए। पहले एक आ दो, एक आ दो, दो कट रहे हैं। बी का क्या आएगा? बी का 1, बी का 1, ठीक है। सी का क्या आएगा? 4, सी का थर्ड, सी का थर्ड, ठीक है जी। और डी का 4th, डी का 4th, ये मिल गया तो यही सही आंसर है 1। ठीक है, ऐसे आंसर लगाने होते हैं एलिमिनेशन से। हिंदी वाले देख लीजिए अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं, बाकी वही लिख दिया है। इंग्लिश को बस हिंदी में लिख दिया, चीज़ें वही हैं। फिजियोग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, सिविलाइज, पेपर में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1। अब मैच करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल डेस्क्रिप्शन, अब रीजनल डेस्क्रिप्शन से रिलेटेड रिस्टोफन, लैंडस्केप से कार्लोस आर, रिमलैंड स्पाइकमैन ने दिया, ऑर्गेनिक स्टेट रेड जेल के द्वारा दी गई। तो सही आंसर 1 ही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्षेत्र वर्णन विवेचन की संकल्पना रिस्टोफन, भूदृश्य की संकल्पना कार्लोस आर, रिमलैंड स्पाइकमैन, जैविक राज्य ये रेड जेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है पॉजिटिविस्ट ज्योग्राफी। जो पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट था ऑगस्ट कॉम्टे, जो कि एक फ्रांस के फिलोसफर थे, इनके द्वारा दिया गया। बिहेवियरल ज्योग्राफी विलियम किर्क, बिल्कुल सही। ह्यूमनिस्टिक वाई फी टुआन, इनके द्वारा, जो कि चाइना के थे, वाई फी टुआन, इनके द्वारा ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया गया। नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफ टेलर, सीधा सीधा 1 2 3 4, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आए थे, कोई इधर उधर आपको करना ही नहीं था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 46, हु रोट दैट ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द रियलिस्टिक, orderly and rational description and interpretation of the variable character of the earth surface। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखिए टफ ही होते हैं। ये स्टेटमेंट रिचर्ड हार्टसन के द्वारा दी गई है। स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही रहा है आजकल, तो इसलिए स्टेटमेंट अगर याद होती अच्छी बात है, नहीं होती तो ज़्यादा सिर मत मारना। अगर आपका नहीं होता तो बाकी का भी नहीं होगा। तुक्का लगाएंगे तो 1/3 नंबर कट ही जाएगा बिना फिजूल के। इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर लगता है कि आता है आपको तो कर लीजिए, नहीं आता तो इस क्वेश्चन को ऐसे को छोड़ देना ही सही रहता है। नेक्स्ट है द हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए बोला क्या, सहारा रेगिस्तान के पूर्व भाग में
दक्षिण पूर्व तथा पूर्व दिशा से, अब देखिए ये मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका है, सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट के पूर्वी भाग में, ये पूर्वी भाग है, ठीक है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। पूर्वी भाग में पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर कर ही दिखाते हैं तभी और क्लियरिटी आ जाएगी। पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है भैया, या पूर्व, बात एक ही उत्तर पूर्व या पूर्व से एक विंड बह रही है। कौन सी विंड है वो, और किधर, पश्चिम दिशा में चलती है। तो उस विंड का नाम भैया आपको बताना है। तो ये विंड क्या है भैया, हार्मटन है। इसको क्या है, डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड इसलिए बोलते हैं, बहुत बीमारियों को काट देती है। अब देखिए अफ्रीका में बहुत बीमारी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो वेस्टर्न अफ्रीका में जो भी बीमारी है वो हार्मटन विंड की वजह से, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं जिन बैक्टीरिया की वजह से, पैरासाइट्स की, तो उनको मार देती है ये विंड, इसलिए इसको डॉक्टर विंड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। हार्मटन सही आंसर है। नेक्स्ट, द अर्थ रिसीव्स एनर्जी या सोलर रेडिएशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्ट वेव्स विच इज रेडिएटेड फ्रॉम। पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा सूर्यताप प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है। अब सन के हमने आपको 3 पार्ट बताए थे, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, ठीक है, और इंटीरियर में भी 3 बताए थे। तो ये जो सोलर रेडिएशन है निकलती है फोटोस्फेयर से। आइनोस्फेयर ये तो एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ट्रोपोस्फेयर भी। एटमॉस्फेयर एक अलग ही पार्ट होता है, तो फोटोस्फेयर से निकलती है। सीधे सीधे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द विंडवर्ड स्लोप ऑफ बरकान इज स्टीप। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हिंदी में भी पढ़ लेना है। बरखान का पवनोन्मुखी ढाल तीव्र होता है और बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, द विंडवर्ड स्लोप, विंड जिधर से चलती है, ये मान लीजिए बरखान, विंड इधर से बह रही है। विंडवर्ड स्लोप ऑफ बरखान इज स्टीप, स्टीप नहीं होते। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। द क्रेस्ट ऑफ बरखान इंडिकेट द विंड डायरेक्शन, क्रेस्ट क्या इंडिकेट करती है, विंड डायरेक्शन को, ये सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक, तो हिंदी में भी पढ़ लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 50वां देख लीजिए, ध्यान से देखना है। यहाँ पर ओशियन ट्रेंच है और लोकेशन है। टोंगा ट्रेंच की अगर बात करें, टोंगा ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है और पैसिफिक के भी साउथ पैसिफिक में है। तो पहले का पहला ही हो गया, तो बी और डी तो कट ही जाते हैं। ठीक है, बी का, अब देखिए बी का 3 आएगा या 4 आएगा। चैलेंजर कहाँ देखने को मिलती है, पैसिफिक में या साउथ अटलांटिक में। अगर देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, एक चैलेंजर राइज भी है जो कि अटलांटिक में, लेकिन यहाँ ट्रेंचेस की बात की गई है, तो चैलेंजर ट्रेंच नॉर्थ पैसिफिक में 3 आ जाएगा, बी का 3, तो ए सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से देख लेना है। रोमांच की बात करें तो साउथ अटलांटिक में, और नेरेस ये नॉर्थ अटलांटिक में। ठीक है जी, हिंदी वाले पढ़ लेना एक बार, हिंदी में भी लिखा हुआ है। 51वां, हु सेड रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, सीधा सीधा पहला ही रिसोर्सेज में पहला ही पॉइंट है जिम्मरमैन का। ठीक है, जिम्मरमैन ने बोला रिसोर्स होते नहीं, बन जाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। जिम्मरमैन ने पूरा, एकरमैन और जिम्मरमैन ने टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बल दिया कि कोई रिसोर्स है, जब तक रिसोर्स नहीं होगा, जब तक उसका उपभोग नहीं होगा, और वो किससे होगा, टेक्नोलॉजी से ही होगा। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज तमराई। तमराई देखिए थाईलैंड में मिलती है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे श्रीलंका है, चिन्ना, अलग अलग जगह पर श्रीलंका में चिन्ना। और अगर मिल्पा की बात करें, मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, झूम भारत में बोला जाता है।
ठीक है, इस तरह से आप इनको याद कर लेना है, पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर। ठीक है, रे वियतनाम में, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। कोनुंगो ये फिलीपींस में है। ठीक, ऐसे याद रखने हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज? मक्का में देखिए, फर्स्ट पर तो यूएसए है और सेकंड पर आपका चाइना है, ये ध्यान रखना है। सेकंड पर मक्का में चाइना है। डेटा उस टाइम का पूछा था, आप अगर आपका एग्जाम होगा तो आपसे रीसेंट डेटा पूछेंगे, ये भी ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपोर्ट्स अबाउट 2/3 ऑफ इट्स व्हीट प्रोडक्शन? ये क्वेश्चन देखिए ट्रिकी है, अब इसका आंसर आपको देना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में कौन सा आंसर होगा, आपको ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में जो अपना 2/3 गेहूं क्या है एक्सपोर्ट कर देता है, ये आपको बताना है। हु प्रपोज द लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी पर्ल रीड के द्वारा दी गई, ध्यान रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज मोस्ट सुटेबल एज एन इनलैंड वाटरवे? तो राइन रिवर है, बी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ माइनिंग टाउन? का उदाहरण कौन नहीं है? ठीक है, कुर्क्स, मैग्नीटोर्क्स, क्लीवलैंड, ये तीनों क्या माइनिंग टाउन है, और जो तेहरान है ये माइनिंग टाउन नहीं है, ध्यान रखना है। नोट पूछ लिया ना, तो इसलिए सीधा आंसर आपको मिल गया। बाकी सारे माइनिंग टाउन है, कुर्क्स, मैग्नीटोर्क्स या क्विकलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड। ठीक, ध्यान रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ ट्रेडिशनल सेटलमेंट नोन एज कैंपुंग? कैंपुंग कहाँ पर बोला जाता है? ये बोला जाता है कहाँ? मलेशिया में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कैंपुंग कहाँ? मलेशिया में बोला जाता है। एक तरह का सेटलमेंट है, जैसे कराल देखने को मिलते हैं ना, कराल जो मसाई ट्राइब है, ऐसे ही यहाँ पर पूछ लिया है कैंपुंग सेटलमेंट, तो ये मलेशिया में देखने को मिलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार हाउ मेनी क्लासेस ऑफ टाउन्स आर डिवाइडेड? 6 टाउन में डिवाइड किया जाता है। जिनकी जनसंख्या 5000 से कम है वो बिलो 5000, फिर 5 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 1 लाख तक, और एक अबव 1 लाख। ठीक, अबव 1 लाख। ठीक, तो ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है। बिलो 5000 5 से 10, और 10 से 20, 20 से 49 तक है, और फिर 50 से 1 तक है, और फिर अबव 1 लाख है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट पैटर्न्स इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ मल्टीपल ट्रांसपोर्ट रूट हैं? ठीक है, इस तरह से कट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, तो स्टार शेप है वो। अगर किसी नदी, रिवर है या रेलवे लाइन है उसके बन रहे हैं तो वो लीनियर हो जाएगा। और किसी तालाब वगैरह के आसपास है, मान लीजिए तालाब है, इसके आसपास है, तो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, फर्टाइल एरिया है तो वहाँ रेक्टेंगुलर देखने को मिलते हैं। ये सेटलमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक जी, तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन जो भी आए थे ज्योग्राफी के, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अभी भी कोई दिक्कत लगे, वैसे कोई दिक्कत लगनी नहीं चाहिए। अब आपको LT ग्रेड के हम ज्योग्राफी वाला पोर्शन की प्रैक्टिस कराते चलेंगे। डेली बेसिस पर आपको या तो 10 या 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पर कराएंगे। 15 ज़्यादा हो जाते क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी तो करानी है साथ के साथ, और एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन के ही 4 बन जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर आपको अब LT ग्रेड के कराए जाएंगे। तो इसलिए जुड़े रहें चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।